नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। इसमें आज बात करेंगे यूक्रेन जंग में बदले हुए हालात के बारे में। पिछले 48 घंटों में यूक्रेन जंग की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। ट्रंप से जेलेंस्की को झटका मिला तो वो फौरन ही ब्रिटेन पहुंच गए, क्योंकि जेलेंस्की को अब यूरोप के देशों से बहुत उम्मीद है। अगर यूरोप के ये देश जेलेंस्की के साथ खड़े नहीं हुए तो जंग में पुतिन का पलड़ा और भी भारी हो जाएगा, और यूरोप के देश यूक्रेन के हथियारों की सप्लाई अगर करते रहे तो ये जंग यूरोप वर्सेस रूस हो जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो इस युद्ध में जाहिर है कि भयानक विनाश होना तय है। देखिए, जेलेंस्की का यूरोप को परमाणु तबाही में झोंकने का सच। रूस बरसा रहा है बम, क्या यूक्रेन का निकलेगा दम? जंग में बदल गए हालात, जेलेंस्की के साथ विश्वासघात। युद्ध में पुतिन का पलड़ा भारी, यूक्रेन पर हो रही है बमबारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जब मुलाकात होनी थी तब पुतिन टेंशन में थे। पुतिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या होगा, लेकिन जब मुलाकात खत्म हुई तब जेलेंस्की के हाथ खाली निकले और पुतिन का पलड़ा भारी हो गया, क्योंकि ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में ऐसी फटकार लगाई जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, और इस तस्वीर को पुतिन ने भी देखा। जाहिर है, जब से पुतिन ने ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तकरार का वीडियो देखा है तब से पुतिन और अग्रेसिव हो गए हैं। और यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं, और सवाल यही उठने लगा है, क्या ट्रंप के गुस्से से जेलेंस्की बैकफुट पर चले जाएंगे? क्या अमेरिका का कोप यूक्रेन नहीं सह पाएगा? व्हाइट हाउस में जो हुआ उससे जेलेंस्की का हौसला पस्त हो जाएगा। ये वो सवाल थे जो रूस और यूक्रेन की जंग के लिए काफी मायने रखते हैं। दुनिया को भी यही लगने लगा कि जेलेंस्की शायद झुक जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि व्हाइट हाउस में घटी घटना के एक दिन बाद ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिले। जेलेंस्की ने ब्रिटेन के साथ $2.84 बिलियन के कर्ज पर समझौता किया। यूक्रेन इस रकम का इस्तेमाल रूस के खिलाफ युद्ध में करेगा। इस मुलाकात के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के लिए अपना समर्थन एक बार फिर दोहराया और कहा कि ब्रिटेन हमेशा उनके साथ खड़ा होगा। प्रधानमंत्री स्टार्मर ने क्लियर किया कि एक ऐसा रास्ता खोजा जाएगा जो रूस के अवैध युद्ध को खत्म कर देगा और स्थायी शांति सुनिश्चित करेगा, साथ ही यूक्रेन का भविष्य भी सुरक्षित हो। लेकिन सवाल है, क्या ये सब इतना आसान होगा?
We stand with you, with Ukraine, for as long as it may take. क्योंकि जेलेंस्की और ट्रंप के बीच तीखी बहस के बाद रूस यूक्रेन के रिश्तों की बहाली की संभावना बहुत कम है और इसका असर यूरोप पर भी पड़ेगा। यूरोप पहले ही इस आशंका से घिरा है कि रूस एक ना एक दिन यूक्रेन के बाद दूसरे देशों पर हमले शुरू कर देगा और रूस को यूक्रेन तक सीमित रखने के लिए यूरोप के नाटो देश यूक्रेन को बड़ी हथियार सप्लाई की तैयारी भी कर रहे हैं और इससे खतरा बढ़ने से पहले से ही रोका जा सकता है। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. व्हाइट हाउस में हुई झड़प से साफ है कि यूक्रेन और यूरोप के साथ अमेरिका के रिश्तों में बहुत बड़ी दरार आ गई है। जेलेंस्की के बर्ताव का यूरोपियन यूनियन ने पुरजोर समर्थन किया है। जेलेंस्की के साथ पूरा यूरोप खड़ा हो गया है। अमेरिका ने एक्शन लेते हुए यूक्रेन को सभी तरह की मदद करना बंद कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 27 फरवरी को यूरोप का प्रतिनिधित्व करने गए ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से जो कहा था वो सच साबित होने जा रहा है। पूरे यूरोप की रूस के साथ जंग छिड़ने जा रही है और इसका सेंटर पॉइंट यूक्रेन बनेगा। ट्रंप जेलेंस्की के आपसी विवाद के बाद यूक्रेन जंग में अकेला पड़ चुका है। यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपियन यूनियन के देशों को साथ आना होगा। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने वाले इन देशों पर रूस हमले शुरू कर सकता है। अब यूक्रेन को बचाए रखने की जिम्मेदारी यूरोप के कंधे पर है और ये जिम्मेदारी निभाते हुए यूरोपियन यूनियन की रूस के साथ जंग शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। अगर जंग छिड़ी तो अमेरिका इससे दूर रहेगा। सवाल ये है, क्या यूरोप अकेले रूस से जंग लड़ पाएगा? जब तक यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा था तब तक सब सही था। यूक्रेन पर भले ही रूस के हमले तेज थे, लेकिन यूक्रेन पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था। लेकिन अब अमेरिका से तल्खी के बाद हालात बदल गए हैं। सबसे पहले यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन आगे आया है, लेकिन क्या ब्रिटेन की मदद से यूक्रेन उबर जाएगा? क्या अगर यूरोप के देश मिलकर यूक्रेन का साथ दें तो रूस को घेर सकते हैं? क्योंकि हालात ऐसे ही बन रहे हैं जिसमें रूस के खिलाफ यूरोपीय यूनियन के देश एकजुट हो रहे हैं। अमेरिका जिस तरह से यूक्रेन पर बिफरा है उसके बाद हालात बदल गए हैं और अब जंग में रूस वर्सेस यूरोप भी हो सकता है। यूक्रेन के साथ यूरोप के देश मोर्चेबंदी कर सकते हैं, लेकिन सवाल फिर वही कि क्या यूरोप के देशों में उतनी ताकत है कि वो रूस का सामना कर सके? तो आइए एक नज़र अब इस पर भी डाल लेते हैं। आखिर किस तरीके से ये मुकाबला हो सकता है, कितना दिलचस्प हो सकता है, इसे समझने के लिए जो एक्टिव सैनिक हैं उनकी संख्या को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यूरोपीय यूनियन की अगर बात की जाए तो एक्टिव सैनिक जो हैं इनके पास 14 लाख है, लेकिन रूस के पास 1 लाख ज़्यादा यानी 15 लाख एक्टिव सैनिक हैं। और अगर रिजर्व सैनिकों की बात की जाए तो यूरोपीय यूनियन के पास 17 लाख रिजर्व सैनिक हैं, लेकिन इसमें भी रूस के पास 25 लाख रिजर्व सैनिक हैं और इसी से सैन्य ताकत को समझा जा सकता है। अगर टैंक्स की बात की जाए तो यहाँ पर 6,700 टैंक्स यूरोपीय यूनियन के पास है, लेकिन रूस के पास 15,400 टैंक्स हैं युद्ध में जो उसके मददगार साबित होंगे। और सैन्य वाहनों की भी बात की जाए तो 48,900 जो है वो यूरोपीय यूनियन के पास है, तो वहीं यहाँ 31,300 जो ये वाहन है ये रूस के पास है और 2300 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स जो है वो यूरोपीय यूनियन के पास है इस युद्ध में जो उनकी मददगार साबित होंगी। और वहीं 5,972 रूस के पास सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स मौजूद है। और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की अगर बात की जाए तो 1070 ये यूरोपीय यूनियन के पास गिनती में है और वहीं 3,793 रूस के पास इसकी गिनती है। और फाइटर प्लेन्स की बात की जाए तो ये भी तादाद जो है वो यूरोपीय यूनियन के पास तकरीबन डबल है। आप देखिए 6,751 और वहीं 3100 रूस के पास है। तो इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध में कौन आगे कौन पीछे रह सकता है। और सबमरीन्स की अगर बात की जाए तो 61 सबमरीन्स यूरोपीय यूनियन के पास है और 60 सबमरीन्स रूस के पास है।
ये तमाम वो हथियार हैं जो युद्ध में मददगार साबित होंगे। डिस्ट्रॉयर 21 की गिनती में यूरोपीय यूनियन के पास है, जबकि रूस के पास 15 डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं। और अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की जाए तो यूरोपीय यूनियन के पास 4 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि रूस के पास 1 ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो इसी से समझा जा सकता है कि जब ये दोनों पक्ष आमने सामने होंगे तो किस तरीके का युद्ध क्षेत्र में मंजर हो सकता है। जाहिर है ताकत के मामले में रूस के सामने यूरोप के देश मिलकर भी सामना नहीं कर सकते, क्योंकि रूस के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो यूरोप के कई शहरों को तबाह कर सकते हैं। इतना ही नहीं, खुफिया रिपोर्ट में प्रस्ताव रखा गया है कि अगर यूरोपियन यूनियन के देशों को रूस से सामना करना है तो EU देशों को रक्षा बजट बढ़ाना होगा। रूस से युद्ध के लिए वर्तमान स्थिति के मुकाबले 3 गुनी हथियारों की जरूरत होगी। अमेरिका से हथियार खरीद तुरंत बढ़ानी होगी। डेनमार्क डिफेंस पर 70% खर्च बढ़ाने का फैसला ले चुका है। बाकी देशों में भी डिफेंस बजट तुरंत बढ़ाना होगा। रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है। $350 billion we gave you military equipment. ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो हुआ वो कैमरे पर सिर्फ नोक-झोंक नजर आ रही है। इस झड़प से पूरे यूरोप का शक्ति समीकरण गड़बड़ा चुका है और ये तब और भी खतरनाक हो जाएगा अगर यूक्रेन अलग थलग पड़ गया, क्योंकि पुतिन की मंशा क्लियर है कि वो रूस का फिर से सोवियत संघ वाला ही वैभव चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले EFIS की छपी एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें आकलन किया गया है कि रूस नाटो के देशों पर हमला करने के लिए एक बड़ी तैयारी कर रहा है। इस रिपोर्ट में दावा तो यह भी किया गया है कि रूस ये जानता है कि जब नाटो के देशों के साथ जंग होगी तब ये लंबी चलेगी, लिहाजा रूस लंबे वक्त तक चलने वाली इस जंग की तैयारियों में जुटा है। और 12 फरवरी को EFIS की जो रिपोर्ट है, जो छपी है, वो सालाना रिपोर्ट है। और अब ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो कुछ भी हुआ उससे आशंका यही जताई जा रही है कि रूस पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर आने वाले दिनों में प्रहार करेगा। EFIS की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जंग में रूस का बहुत नुकसान हुआ है। बावजूद इसके रूस और भी ताकत के साथ सैन्य संसाधन जुटा रहा है, क्योंकि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जंग में झुकाना चाहता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर यूक्रेन की जंग रूस की शर्तों पर खत्म होगी तो पुतिन का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि अगर पुतिन नाटो के देशों को अपनी शर्तों पर झुका ले गए तो पुतिन इसे अपनी जीत मानेंगे और फिर वो नाटो देशों के सीमाओं के करीब सैन्य गतिविधि को बढ़ाएंगे। यूरोपियन यूनियन की चिंता है कि अगर यूक्रेन का फाल होता है तो ये अगली लड़ाई यूरोपियन यूनियन वर्सेस रशिया की हो जाएगी, जो कि लगभग एक विश्व युद्ध जैसी होगी। और अगर अमेरिकन हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है तो ये लड़ाई यूरोपियन यूनियन हार भी सकता है। तो इसी डर की वजह से वो चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध लड़ता रहे, यूक्रेन एक बफर की तरह काम करता रहे और रूस को उसी बॉर्डर पर रोक करके रखा जाए। ये बहुत लंबी चौड़ी रणनीति है। नाटो का मेंबर अमेरिका सहित 32 देश है। यूरोप के ज्यादातर देश तक रूस की पहुंच है, लेकिन नाटो के 7 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा रूस से एकदम लगती है। उसमें है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड। ये वो 7 देश हैं जहां रूस की डायरेक्ट पहुंच है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रूस के बाद अगला नंबर अगर किसी देश का है तो वो है इस्टोनिया। बताया जा रहा है कि 24 फरवरी 2022 की तुलना में इस्टोनिया की सीमा पर रूस के सैनिकों और हथियारों की तैनाती स्थायी तौर पर और भी बढ़ेगी। मतलब कि यूरोपीय यूनियन की जो आशंका है यूक्रेन के बाद अगला नंबर उनका होगा, वो काफी हद तक। लिहाजा यूरोपीय यूनियन पूरी ताकत के साथ रूस की घेराबंदी करना चाहते हैं, जिससे यूक्रेन की सुरक्षा की जा सके और पुतिन को उनकी हद में रहने की नसीहत भी दी जा सके। लेकिन रूस को रोकना आसान नहीं होगा। अगर वाकई में अमेरिका यूरोप के देशों के साथ खड़ा नहीं हुआ तो यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के कई देश आने वाले सालों में जंग की आग में झुलसेंगे।
सवाल यही है कि क्या आने वाले सालों में जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदलने वाली है? क्या वाकई में अब तक जो दुनिया में पावर सेंटर थे, जिनके इर्द गिर्द जियोपॉलिटिक्स करवट लेती थी, वही पावर सेंटर ही करवट लेने तैयार है? टीम न्यूज़ नेशन।